मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते हैं। भारत की और जापान की तुलना करने हम कहां खड़े हैं। अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट में करा लीजिएगा चुनाव, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा, तो शायद चुनाव। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात और SIR पर बहस शुरू हुई है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को अखिलेश यादव और मनीष तिवारी के बातों को गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो इल्जाम लगाए हैं, वो नुक्ते उठाए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं, वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी पे आते हैं फिर जाते ही नहीं हैं। ये कारण क्या है? अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा, तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव ये भी है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मीडिया में बराबर का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए। मैं सबसे पहला उदाहरण ये देना चाहता हूं कि एक रामपुर का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये आशंका हम लोगों को थी कि हर तरीके से हम लोगों को दबाया जाएगा, हर तरीके से चुनाव में धांधली की जाएगी। और जिस समय चुनाव शुरू हुआ, वो चीजें हम लोगों को देखने को मिली। सभापति महोदय, वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा था, उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर ना निकले, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। ये बाई इलेक्शन लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। और एक एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक एक घटना के पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, डीएम क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है, तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। चुनाव आयोग को निम्नलिखित बातों का सुधार करना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ में कैमरे के सामने की चोरी पर, बंदूक तानकर वोटरों को वोट डालने से रोकने पर, उपचुनाव में चुन चुनकर एक अधिकारी पोस्ट करने पर, जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट बदल देने पर, चुनाव आयोग को हमारे द्वारा दिए गए हजारों एफिडेविट्स प्राप्त न होने की झूठी बात पर, जबकि हमारे पास जमा करने की रसीद है, वॉशिंग मशीन फार्मूले पर जिसमें एक दिन पहले का भ्रष्टाचारी अगले दिन भद्राचारी हो जाता है और ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है, सत्ताधारियों के पैसे बांटने पर पकड़े जाने पर, सिद्धांतहीन राजनीति पर भी होना चाहिए, चुन चुनकर पीडीए के वोट काटने पर भी होना चाहिए, नकली वोटर से वोट डलवाने पर भी, नकली आधार कार्ड बनाकर चुनावी खेल करने पर, एक वोटर के द्वारा कोई वोट डालने पर, चुनाव के दौरान योजना
चलाकर घूस। इधर एक नई चीज है, नया जमाना है, तो नई चीज है सोशल मीडिया। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां पर इमेज बनाने के लिए पैसा नहीं खर्च किया जा रहा अध्यक्ष महोदय, दूसरे की इमेज कैसे खराब की जाए उसके लिए पैसा खर्च किया जाता है। जो नकारात्मक जितना कैंपेन है, मैं अध्यक्ष महोदय दावे के साथ कह सकता हूं हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है जो हम नेगेटिव कैंपेन रन कराते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों ऐसे लोग हैं और हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नेगेटिव कैंपेन कैसे रन किया जाए। और जितना जितना चुनाव करीब आता है उतना सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव कैंपेन अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इलेक्टोरल बॉन्ड की तो बात हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं कुछ। अध्यक्ष महोदय क्या बात करूं मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। अध्यक्ष महोदय सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास, हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहां हम लोग टिकेंगे, कहां रीजनल पार्टीज टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ये खर्चा कैसे कम किया जाए। भारत की और जापान की तुलना करने हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात और SIR पर बहस शुरू हुई है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को अखिलेश यादव और मनीष तिवारी के बातों को गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो इल्जाम लगाए हैं, वो नुक्ते उठाए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि मीडिया चुनाव में अपोजिशन को बराबर की जगह नहीं देती, गरीब वोटर तक सिर्फ एक तरफा खबरें पहुंचती है और अपोजिशन गायब नजर आती है। अगर बीजेपी को वाकई इतनी अवामी हिमायत है तो फिर उसे बराबर के मैदान में इंतखाब लड़ने से घबराना नहीं चाहिए। अखिलेश ने रामपुर और मिल्कीपुर के जिमनी इंतखाबात की मिसालें दी, जहां पुलिस और इंतजामिया पर बीजेपी को जितवाने का इल्जाम लगे। वोटरों को घरों से निकलने नहीं दिया गया, अफसरों की तैनातियां इंतखाबी असरअंदाज के लिए की गई, सबूत, वीडियोस और हल्फनामे इलेक्शन कमीशन को दिए गए मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इलेक्टोरल के बड़े कारपोरेट घराने ज्यादातर चंदा एक ही पार्टी को देते हैं, इससे जमहूरियत में बराबरी का मैदान खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने के लिए भारी पैसा खर्च होता है, जिसका मुकाबला छोटी पार्टियां नहीं कर पाती। अखिलेश और मनीष तिवारी दोनों ने बैलेट पेपर की वापसी का मुतालबा किया। नहीं कह रहा कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते हैं। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। और इसलिए यह बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहां पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 की। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है। ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि
सरकार को चुनाव आयोग से ये बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से हो या पेपर बैलेट से हो। चलो अगर 3-4 दिन लग भी गए गिनती में, लोगों का भरोसा जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत की बुनियाद है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज गूंज के कहते हैं कि हम भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी। अध्यक्ष जी, आज ये जो प्रश्न चिन्ह ईवीएम्स ने हमारे लोकतंत्र पर लगाया है, ये सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है। इसका मतलब ये है कि ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। ये सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सरकार को चुनाव आयोग से वो जो कारण है उनको अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है, क्या कंप्लेंट चुनाव आयोग को मिली और उस कंप्लेंट के आधार पर क्या उन्होंने इंक्वायरी की, और क्या इंक्वायरी करने के बाद वो अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण है वो सार्वजनिक होने चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अख्तियार है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं हुई। ये होनी चाहिए थी। और आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेंबली क्षेत्र जहां पे एसआईआर हो रहा है, उसके कारण क्या है वो सदन के पटल पे रखने चाहिए। देश को ये जानने का हक है कि ये एसआईआर किस तरह से करवाया जा रहा है। अब चुनाव आयोग को अख्तियार दिए धारा 324 से लेके 329 के तहत, और उस चुनाव आयोग से सब लोगों की उम्मीद थी कि वो एक निष्पक्ष एम्पायर होके काम करेगा। पर मुझे बहुत खेद से यह बात कहनी पड़ रही है, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पे बैठे बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं,
वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। और ये जो लोगों के मन में भ्रम है चुनाव आयोग को लेकर, उसको शांत करने में बहुत। मैंने एक सवाल पूछा था संसद में, 24 मार्च 2025 तक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कंबाइंड लायबिलिटीज है, जो उन्होंने उनकी देनदारी है, वो 2.67 लाख करोड़ है। ये देनदारी केंद्र सरकार की 196 लाख करोड़ होगी 31 मार्च 2026 को। जो कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशो है वो 86.6% है आपके वर्ष 23-24 में। 18 में से 28 राज्य ऐसे हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशो 30% से ज्यादा है। बिहार का 37% है। मैं अध्यक्ष जी ये प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आर्टिकल 292 और 93 के तहत इस संसद को अख्तियार है कि वो जो बोरोइंग लिमिट्स हैं, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, दोनों की बोरोइंग लिमिट्स फिक्स कर सकता है। उसमें एक आर्टिकल 293A और जोड़ने की जरूरत है और वो उस आर्टिकल को ये कहना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का डेट टू जीडीपी रेशो 20% से ज्यादा है, आइडियली तो 10% होना चाहिए, तो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई कैश ट्रांसफर नहीं कर सकती। You cannot win elections at the cost of the national exchequer or the state exchequer. This will absolutely bankrupt our democracy. This will bankrupt our country. ये एक बहुत अहम प्रस्ताव है जिसको बहुत गंभीरता से इस सदन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं तो अध्यक्ष जी कोई राज्य सरकार बदलेगी नहीं कि चुनाव आया, किसी ने 20,000, किसने 15,000, किसने 35,000 रुपया लोगों के खातों में डाल दिया और दोबारा आप चुन के आ गए। और जो आपके सूबे का कर्जा है वो और ऊपर चढ़ता जा रहा है। कई सूबे तो इस देश में ऐसे हैं जो इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए, ब्याज को सर्विस करने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेते हैं। ये किस तरह का मुल्क बनाने जा रहे हैं हम लोग? और ये चुनाव जीतना, सरकार बनाना, दिस इज नॉट एन एंड इन सेल्फ। हमसे पहले बहुत लोग आए, हमसे बाद में बहुत लोग आएंगे, पर अगर ये देश बचेगा, इसका लोकतंत्र बचेगा, तो ही आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हमारे पूर्वज जो थे। मनीष तिवारी ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, मैं कह रहा हूं कि आवाम के दिल में शक है। उन्होंने पूछा ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। जापान और जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क आज भी बैलेट पेपर पर हैं, तो फिर भारत क्यों नहीं? मनीष तिवारी ने कहा कि पूरे रियासतों में SIR कराना इलेक्शन कमीशन का कानूनी इख्तियार नहीं। कानून के मुताबिक SIR सिर्फ वहाँ हो सकती है जहाँ दर्जशुदा तहरीर वजूहात मौजूद हो। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन बताए कि किस शिकायत की बुनियाद पर किन रियासतों में SIR करवाई जा रही है। उन्होंने तजवीज़ दी कि इलेक्शन कमिश्नर्स की सिलेक्शन कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कायदे हस्ब इख्तिलाफ शामिल हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दोबारा शामिल किया जाए। कमेटी एतमाद और मुतवाजिन हो। मनीष तिवारी ने बिहार इंतखाब की मिसाल दी, जहां हुकूमत इंतखाब से पहले बड़े पैमाने पर पैसा तकसीम किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि अगर किसी हुकूमत का GDP 20% से ज़्यादा हो तो वो इंतखाबात से पहले कैश ट्रांसफ़र स्कीम नाफिज न कर सके।
वरना हुकूमतें 5 साल कुछ नहीं करेंगी और फिर इंतखाबात से पहले पैसा बांट कर फ़ायदा उठाएंगी। तो क्या कहते हैं आप लोग, क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। मैं था आपका भाई मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे थे NS